नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अब मैं ये कोई कैसी बात बोल रहा हूं। भारत के इतिहास में लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं वो, तो उनके बारे में ये बोलना ही बिल्कुल गलत बात है। लेकिन मैंने पूरा नाम इसलिए लिया कि 12 वर्ष के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री को क्या गांव और गरीब की कीमत चुकानी पड़ रही है। बिल्कुल पड़ रही है। प्रधानमंत्री एक तरफ, आज अगर कोई दूसरी सरकार होती तो पता नहीं क्या होता, लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर एक तरफ तलवार लटका दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां तलवार लटका दी हैं। कह रही है सिग्नेचर करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिग्नेचर नहीं करोगे तो गड़बड़ होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमला हो गया। भारत सरकार ने डिप्टी इंचार्ज जो विदेश मामलों के, विदेश अफेयर्स के हैं, उनको, अमेरिकी अधिकारी को बुला करके हड़का दिया, कह दिया कि ये चलेगा नहीं। लेकिन अभी ये जून चल रहा है। जुलाई में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की जो चर्चा हो रही है, उसके साइन होने की संभावना है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल कह रहे हैं कि सारे विवाद को एक तरह से हल कर लिया गया है, अब कोई डिस्प्यूट नहीं है और हम लोग सही समय पर सिग्नेचर का आदान प्रदान कर लेंगे और हमारा सिग्नेचर हो जाएगा। ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच में संपन्न हो जाएगा। लेकिन उसमें एक खेल है। आप सबने उस विवाद को देखा भी होगा। मोदी अड़े हुए हैं एक मुद्दे पर कि ठीक है, और जिसका जिक्र उन्होंने पहले किया भी है कि मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उनको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां मेरे खिलाफ माहौल बनाएंगी। आज जो देश में मोदी को फांसीवादी कहा जा रहा है, मोदी को तानाशाह कहा जा रहा है, मोदी की कुछ गलतियां हो सकती हैं। जैसे कि जब वो नेता का चयन करते हैं तो बहुत ही मीडियोकर किस्म के नेता को आगे बढ़ाते हैं। उसमें आप कह सकते हैं कि उसमें वो योग्यता नहीं होती है, अपने आसपास बहुत योग्य लोगों को नहीं रखते हैं। ये सारी बातें आप कह सकते हैं और इसमें उनका मोनोपोली चलता है। ये सब आप कह सकते हैं, ये चल सकता है। लेकिन मोदी पूरी तरह से फांसीवादी हैं, ऐसा प्रतीत होता नहीं है। अगर मोदी फांसीवादी होते तो मोदी के साथ इतने घटक दल साथ में नहीं होते। साथ में हैं। अब आप कह सकते हैं कि नहीं, घटक दलों की परेशानी है, उनकी मजबूरी है इनके साथ। अरे मजबूरी कुछ नहीं है, वो दूसरे घटक में जा सकते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि दूसरे घटक में जाने का नुकसान है। तो वेस्टर्न मीडिया अभी से जुलाई के आखिर तक, जो अंदर की खबर है, जुलाई आखिर तक लास्ट असॉल्ट करने जा रहा है मोदी के ऊपर। क्यों? क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी अदालत ने फंसा दिया है और अमेरिकी सीनेट ने फंसा दिया है। अमेरिकी सीनेट ने कह दिया है कि ईरान के खिलाफ जो आपका वॉर है इसको बंद कीजिए, जैसे तैसे बंद करना है बंद कीजिए, हम इसमें बर्न हो रहे हैं। हालांकि इसमें फायदा हो रहा है, उनको पैसे कमा रहे हैं, वो बना रहे हैं वो, क्योंकि बहुत सारे देशों को वो माल बेच रहे हैं, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ ही क्यों ना हो, बेच रहे हैं और वो पैसे बना रहे हैं। इस युद्ध से अमेरिका अकेला देश है पूरी दुनिया में जो इजराइल ईरान अमेरिका वॉर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट में है। उसको कोई नुकसान नहीं है, उसका जीडीपी स्थिर है। चाहे वो जीडीपी ग्रोथ रेट 2.2 ही 2.5 हो, 3 पॉइंट नीचे से कम हो, लेकिन 3 से नीचे हो, लेकिन उनका जीडीपी ग्रोथ रेट स्थिर है। लेकिन बाकी दुनिया का ग्रोथ रेट सब इफेक्टेड हो रहा है। यूरोप का ग्रोथ रेट कम हो रहा है, चाइना का ग्रोथ रेट कम हो रहा है, भारत का ग्रोथ रेट कम होने का अनुमान है। आरबीआई ने इसकी घोषणा भी कर दी है कि नेक्स्ट ईयर हमारा जो ग्रोथ रेट है वो डिप कर सकता है।
लेकिन इसको, इस ग्रोथ रेट को, इस ग्रोथ इंजन को बहाल करने के लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। लेकिन मोदी का जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम में भी कुछ फ्लॉ है। उस फ्लॉ की वजह से हो सकता है कि ये ग्रोथ रेट हासिल न कर पाए, या जो इंटरनेशनल प्रेशर है उसको भारतीय इकोनॉमी नहीं झेल पाए। और इंटरनेशनल प्रेशर एनर्जी को लेकर के सबसे बड़ा है, और उसका कास्केडिंग इफेक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने ही वाला है। तो आप ये मान के चल सकते हैं, जिसके बारे में अभी सारे लोग कह रहे हैं, कि भारत एक नए आर्थिक झंझावातों के दौर में प्रवेश कर गया है। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला शांत नहीं हुआ तो भारत में आर्थिक हालात और खराब हो सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज कर सकता है, प्रोडक्शन डिप कर सकता है, और नए उद्यम आ नहीं सकते हैं। तो जहां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हुआ तो फिर इनकम कम होगा, और फिर इनकम कम होगा तो एक भयंकर रिसेशन के सर्किल में भारतीय अर्थव्यवस्था फंस सकती है। अब ये तो एक ऐसी बात है जिसको आप सभी जानते हैं। नई बात उसमें क्या है? नई बात मित्रों ये है कि इस सब के पीछे का एक ही खेल है, भारत अमेरिकी ट्रेड डील। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को तोहफा देना चाहते हैं, बड़ा तोहफा, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अर्थव्यवस्था का, वो डगमगा रहा है, वोल्केनो पर बैठा हुआ है, समझ लीजिए ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है, सुनामी आने वाली है। वहां भी आप समझिए, अगर उस अर्थव्यवस्था को कंट्रोल नहीं किया गया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ज्वालामुखी में फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा बबल उसका भी इंतजार कर रहा है। तो वो दूसरे देश की अर्थव्यवस्था तलाश रहा है जहां वो अपने माल को डंप कर सकें, बेच सकें। युद्ध भूमि में उनके माल बिक रहे हैं, चाहे यूक्रेन रशिया का वॉर हो, उनका माल बिक रहा है। लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। वही कंपनी रिपब्लिकन को भी फंड करती है, वही कंपनी डेमोक्रेट को भी फंड करती है। इसी तरीके से फार्मा का बहुत बहुत प्रॉफिट में नहीं है। पोस्ट कोविड जो उनकी अपेक्षा थी कि फार्मा बहुत प्रॉफिट में जाने वाला है, ऐसा नहीं है। फार्मा के जो मॉडर्न मेडिसिन को लेकर के लोगों के मन में बड़ी आशंका उत्पन्न हो गई है देश विदेश में। और भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था फार्मा में, दवाइयों का। अब उनके ऊपर भी बीच में टैरिफ लगा दिया था उन्होंने, उसका इफेक्ट हो रहा था, लेकिन अब तो टैरिफ हट गया है। तो वो सारे फार्मा भी प्रभावित होंगे, जो डिफेंस सेक्टर है वो प्रभावित होगा, और उसके बाद जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिकी प्रशासन पूरी ताकत लगा रही है कि विश्व का ऐसा कौन सा बाजार है जो अमेरिकी एग्रीकल्चर के लिए खोल दिया जाए। और अगर एक बार वो खुल गया तो ये सिर्फ एग्रीकल्चर का उनके लिए बाजार नहीं खुलेगा, पूरी संस्कृति खुल जाएगी। और जिस देश में वो एंटर करेगा, फिर वो कालांतर तक उस देश को, उस अर्थव्यवस्था को अपना शिकार, अपना गुलाम बना लेगा। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले जब ये जो मॉल संस्कृति अपने यहां आई, वो वहीं से उठ करके आई थी। जो हमारे घरेलू बाजार थे वो बंद होने लगे, और इसका असर सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर में हुआ। याद कीजिए, उस वक्त जस्टिस सवरवाल थे, उनके ऊपर बड़ा आरोप लगा था। उन्होंने जो कहा कि ये जो रेसिडेंशियल इलाके में दुकानें हैं उसको बंद कीजिए, जीना मुश्किल हो रहा है। तो कहा जाइए भैया, मॉल में जाइए। और मॉल की परेशानी क्या है कि मॉल अब सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे मॉल तेजी से बने और तेजी से बिखरना शुरू हो गया। मॉल का अपना जो उसका जो मेंटेनेंस है वो इतना कॉस्टली हो गया है जिसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां जो शॉप है उसकी उतनी खरीदारी नहीं है, उतनी उसका प्रॉफिट, उतना व्यापार नहीं है, उतना प्रॉफिट नहीं है। तो बहुत सारे मॉल आए, बने, बंद हुए, फिर दूसरे मॉल बने, फिर तीसरे। अब कुल मिलाकर के 1-2 मॉल ही हैं जो अच्छे से चल रहे हैं, बाकी मॉल की हालत खराब है। लेकिन जो मॉल में पैसा आ गया, जिन्होंने उस वक्त बनाया वो बना के निकल लिए। उनको क्या, जो दुकानें खरीदे वो फंस गए हैं। वो जो छोटे दुकानदार थे, जो छोटे इन्वेस्टर थे, वो फंसे पड़े हैं।
उनका पैसा डूबा, वो दुकानदार जो बिजनेस करना चाह रहे थे उनका पैसा डूबा। अब इसका जो दूसरा प्रारूप है वो अभी सामने आने वाला है और यही मोदी की सबसे बड़ी समस्या है। क्या करें, क्या ना करें, आगे बढ़ें या पीछे हटें।